शीतल जी, लेकिन अगर ये 10% ब्राह्मण माता प्रसाद पांडे के जरिए अगर मैं इसको कहूं सिंबलाइज करने की कोशिश हुई, तो मैं जो सवाल विनोद जी से पूछ रही थी, पिछड़ा और दलित ये किसी तरीके से ऑफेंसिव दिखेगा क्या? देखिए, ये सोशल मीडिया पे तो थोड़ा बहुत दिखेगा। हाँ। और थोड़े समय तक दिखेगा, लेकिन रियल में क्या हो रहा है कि अभी जो विधान परिषद है, इसके पहले उसमें नेता उपनेता वगैरह चुने गए थे। आज भी इसके अलावा भी 3 और पदों के लिए उन्होंने सिलेक्शन किया। तो उसमें जो किया था, उन्होंने एक पद नेता प्रतिपक्ष का उसमें विधान परिषद में यादव को दिया, लाल बिहारी यादव। नीचे फिर एक किरण पाल कश्यप को दिया, फिर आशुतोष सिन्हा एक कह सकते हैं अपर कास्ट में कायस्थों को दिया, और एक मुस्लिम पसमादा मुस्लिम को दिया जासमीर अंसारी। ऐसे ही आज उन्होंने जो दिया है उसमें माता प्रसाद पांडे के अलावा 2 मुस्लिम लिए हैं। आप कह सकते हैं अशराफ मुस्लिम्स में जो अलग कैटेगराइजेशन होता है, बड़े वाले उसमें से लिया है, और एक उन्होंने वर्मा लिया है कुर्मी कम्युनिटी, जिसको वो अपने साथ ज्यादा जोड़ना चाहते हैं। ये बात एकदम दुरुस्त है शीतल जी, लेकिन जो सतह पर फलक पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ चेहरे के तौर पर दिखेंगे वो तो 2 ही लोग दिखेंगे ना। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव दिखेंगे, विधानसभा में माता प्रसाद पांडे दिखेंगे। आपकी बात एकदम सही है। इसके जरिए अब चूंकि सारे वक्ता उस बात को कह चुके हैं, तो मैं उसको नया नहीं कर सकता। बिल्कुल ये सही है कि जो एक अंतर्विरोध पैदा हो रहा है 2 सवर्ण जातियों में, और जो हमेशा होता है, और ब्राह्मण्स को वो पहले भी कॉबल करते रहे हैं। जैसे उनके पास मनोज पांडे थे, जो राज्यसभा में उन्होंने दूसरी तरफ वोट दे दिया और इस समय बाहर की कगार में है। एक पवन पांडे हैं अयोध्या में, वो उनके साथ थे, तो वो ये मौका दिया करते थे। उनके पिता भी जनेश्वर मिश्रा को मौका दिया करते थे। वो इसलिए दे रहे हैं कि जो आपने 5% बताया, अभी जो सरकारी नीतियां हैं, रोजी रोजगार की जो समस्याएं हैं, उससे भी सवर्णों के एक हिस्से में, बहुत छोटा ही हिस्सा सही, डिसग्रंटलमेंट आ रहा है। वो इधर उधर न जाए, तो उसको कम से कम देने के लिए आपके पास एकदम सिर्फ पीडीए करेंगे तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। लेकिन अब आपने माता प्रसाद पांडे जी को वहां आसीत कर दिया है, तो उसको भी अपनी सिफारिश करनी हो, कोई काम हो, तो एक अड्डा उसके पास भी सवर्ण अड्डा है। और दूसरे ब्राह्मण्स को ये मौका देना ठाकुरों की तुलना में एक टैक्टिकल मूव भी होता है। थोड़ा प्रेस उनको सॉफ्ट मिलने लगता है, थोड़ा सा जुडिशरी वगैरह में भी लगता है कि उनको कुछ सुना जाएगा। फिर पीडीए करने से वो एक समस्या होती है। जो तो यानी कि शीतल जी, ये तो अपर क्लास में भी एक सेगमेंटेशन की कोशिश और सेंध लगाने की कोशिश की, भाई इस अपर क्लास में जो इंटैक्ट है उसमें भी खांचे बांट दो। आप एकदम सही पिन पॉइंट कर रही है। एग्जैक्टली यही है कि वो उनके चंक में से थोड़ा ही सही। देखिए 43% दोनों का वोट है लोकसभा चुनाव में, दोनों ग्रुप का। तो अब एक इंच बढ़ना है सबको। तो अगर इसमें से वो 1-2% भी नया निकालते हैं, तो वो 45-46 पे जाना शुरू हो जाएंगे, और 2017 उनके लिए ज्यादा अनुकूल होगा, क्योंकि उनके पास जो विधानसभा में 37-38% था, उसको उन्होंने रोका और उससे आगे बढ़े। बीजेपी से लूज हुआ, तो वो बीजेपी का एक नया सेक्शन लूज कर रहे हैं। और योगी जी के वहां रहने से, जो ये बातें भी सारे वक्ता बता चुके हैं तो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन योगी जी के वहां रहने से निश्चित तौर पर एक सेक्शन में ठाकुर ब्राह्मण की पॉलिटिक्स का जो फ्रिक्शन होता है वो पैदा हुआ है। और क्या इसी को रफू करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में चल रही है? एक तरफ चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल की बैठक है। सुकेश, इसको ज्यादा बेहतर मुझे आप समझा पाएंगे कि अगर इतनी स्ट्रैटेजी, हम हर दफा कहते हैं कि अखिलेश यादव ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, पीडीए चल गया, द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट 2024 में अखिलेश यादव नजर आए, तो बीजेपी भी हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठी होगी। वो हिंदुत्व का जो अम्ब्रेला है, जिसके तहत पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं और अगड़े भी हैं, उसे इतनी आसानी से बीजेपी को बिखरने नहीं देगी। नहीं, वो चुपचाप कहां बैठी है? मैं कई बार बोल चुका हूं, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग फिर कहता हूं, शायद परसों भी कहा था कि 2012 बहुत पीछे की बात नहीं है। एक प्रोमिनेंट मैगजीन में छपा कि बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अब दूरबीन लेकर खोजने से मिलेंगे। और 2014 में वो 73 सीटें जीत गए। सक्सेस स्टोरी 2014 से शुरू हो गई, 14, 17, 19, 22। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये ऑफ द कफ कोई ऐसा कोई बयान आ गया और हिंदुत्व अचानक से एक्टिव हो गया। हिंदुत्व कब सब उफान पे था,
विजय जी और शीतल जी सब लोग इस बात के गवाह होंगे, जिस समय वो उफान पे था तब भी मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये हो गया था 93। तो हर बार बीजेपी ने, देखिए बीजेपी हिंदुत्व को एक आइडियोलॉजिकल ग्लू की तरह इस्तेमाल करती है, वो उनका आइडियोलॉजिकल ग्लू है, वो उनसे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम समझते हैं कि सिर्फ वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, फिर वी आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। हम गलत आकलन करते हैं। उन्होंने अपना एक नया वोट वर्ग बनाया है, वो भले चुनाव हार गए हो लेकिन 43% वोट उनके पास अब भी है, वो नया नया प्रयोग करते रहते हैं। अखिलेश यादव के पिताजी नया प्रयोग सिंबॉलिक तरीके से करते थे और उन्होंने एक वोट वर्ग बनाया था। अखिलेश को उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो इस तरीके के प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी चूंकि एक मैसिव संगठन है, वो उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा भी काम आता है, हिंदुत्व का आइडियोलॉजिकल ग्लू भी काम आता है, उसमें बेनिफिशियरी वर्ग भी काम आता है, चूंकि वो सरकार में है और डबल इंजन सरकार है, तो वो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि अखिलेश यादव, ये मैं थोड़ी घटना भी बता दूं। ये कल रात में 10:30 बजे माता प्रसाद पांडे को बुलाया गया। माता प्रसाद पांडे थोड़े नाराज थे, वो लड़ना चाहते थे चुनाव सिद्धार्थनगर से, उनको टिकट मिला नहीं था, उम्र हो गई थी, उनको टिकट मिला नहीं था, उनको रात में मिलने के लिए बुलाया और मेरी जानकारी में रात में उन्हें बताया नहीं, सिर्फ मुलाकात हुई और दोपहर में जब मिलने को बुलाया तब उन्हें लगा कि शायद मुझे कोई पद मिलने वाला है, क्योंकि कल से असेंबली का सेशन है, शायद मनोज राजन त्रिपाठी मुझे कल से सेशन। तो उनको आज ये बताना था। जब दोपहर में बुलाया फिर जाकर माता प्रसाद पांडे को पता लगा कि मुझे नेता विपक्ष बनाया जा रहा है, उनको कहा कि आपको सम्मान दे रहा हूं। तो वो पूरी राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमने लगेगी, ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह जिस जनेश्वर मिश्रा की बात कर रहे हैं, छोटे लोहिया के लोग, उससे भी जुड़ा किस्सा है। लोहिया के लोग उनके बोर्ड पे लिखा होता था, तो कुछ जगह बाकी था। जब अमर सिंह पार्टी में आ गए थे और ऐसे फैसले हो रहे थे जो सोशलिस्ट नहीं लगते थे, कैपिटलिस्ट लगने लगी पार्टी, तो उस पर किसी ने लिख दिया, ऑन लाइटर नोट कह रहा हूं और विजय जी जानते होंगे शायद, लोहिया के लोग किसी ने लिख दिया नहीं रहे। तो बाद में जनेश्वर मिश्रा ने पूरे बोर्ड पे लिखवाया लोहिया के लोग, पूरा बड़ा बनवा लिया था, पूरा बड़ा बनवाया गया। लोहिया के लोग, जनेश्वर मिश्रा जो थे, उनकी सब बात मानी जाती थी पार्टी में, ऐसा नहीं था। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फैसले की घोषणा जनेश्वर मिश्रा के घर से होती थी। नहीं, हम मुलायम सिंह वहां जाते थे और उसके बाद घोषणा होती थी, ताकि मैसेज ये जाए कि जनेश्वर मिश्रा के कहने के बाद उनके मार्गदर्शन में ये फैसला हुआ है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो यही करने की कोशिश है। जरा लौटिए बीजेपी पर। आपने जिस हिंदुत्व के ग्लू की बात कई मर्तबा इसी प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा सवाल के मंच पर कही, वो ग्लू कहीं डाइल्यूट होता हुआ 2024 में दिखा, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं। अगर बनारस में जीत का मार्जिन प्रधानमंत्री का, मोदी का स्वयं का घटकर 1.5 लाख रह गया 4.25 लाख से, फैजाबाद अगर लूज कर गई बीजेपी, इसके आसपास की जितनी इंपॉर्टेंट सीटें थी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सब लूज किया, यानी कि हिंदुत्व का ग्लू कहीं डाइल्यूट हुआ। अखिलेश यादव उसी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी की होगी? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये तो मैंने कल भी कहा था आपको कि टेस्ट केस था अयोध्या ने ही पंचर कर दिया हिंदुत्व को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हिंदुत्व से पीछे हट जाएंगे। वो हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज करने वाली वो प्राणवायु है उनकी, वो छोड़ नहीं सकते। अब आप जो कैटेगराइजेशन की कोशिश होती है, जो पहले भी हुई है, जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया और सबने किया कि 2007 में इन्हीं ब्राह्मण समाज को लेकर, चूंकि वो काफी अच्छी खासी सब्सटैंशियल उनकी तादाद है और वो माहौल बनाने में ये वर्ग बहुत अग्रणी माना जाता है कि वो एक माहौल समाज में बनाता है कि भाई इसकी सरकार आ रही है या इसकी सरकार भ्रष्ट है या इसकी सरकार जानी चाहिए। तो वैसे लोगों को पहले भी बसपा ने समय समय पे समाजवादी पार्टी ने भी लिया है, तो वैसी कुछ कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से एक नया वर्ग तैयार करने की या उसको रिटेन करके रखने की। माता प्रसाद पांडे को बनाए जाने का यह मतलब नहीं है कि ब्राह्मण सारा ड्रिफ्ट करके उनकी तरफ चला गया, ये सिंबॉलिक है।